हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2014 का लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम लेवल 1 का डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्ज़ाम लिया था सीटेट ने वो 2014 का ही था। बहुत अच्छे लेवल्स के इसमें क्वेश्चन है, तो लेवल 2 को लेवल 1 का भी देखना है और लेवल 1 वालों को लेवल 2 का भी देखना चाहिए। ठीक है, तो अभी सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का सोल्यूशन करेंगे with explanation। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेज डेवलपमेंटल थ्योरी? देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाया गया है। मतलब इस पियाजे की थ्योरी से जितना मुश्किल क्वेश्चन हो सकता था उतना मुश्किल क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो ये जो है क्वेश्चन वो इस सिद्धांत पे जाता है। देखो, एक मेन बात है, पूरी जो साइकोलॉजी है वो ये मानती है कि जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है ना, जीवन भर चलता रहता है कॉन्टिन्यूटी की तरफ। लेकिन जो एक अकेले हमारे पियाजे हैं वो ये मानते थे कि जो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एनवीएस में, केवीएस में, बहुत बार इस क्वेश्चन से टकरा चुकी हूँ मैं कि चार ऑप्शंस दे दिए कि इनमें से कौन सी पियाजे ने बोला है, मतलब पियाजे ने अपने सिद्धांत में डिस्क्राइब किया है। तो उसमें से एक ऑप्शन ये होता है कि डेवलपमेंट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये बिल्कुल सही है, सिर्फ पियाजे ने ये कहा है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, साइकोलॉजी ये मानती है। तो ये इसी पे है। अब आई होप इसका आंसर आपको सही हो जाएगा। जो इस फिगर में डिसकॉन्टिन्यूस दर्शा रहा है डेवलपमेंट को, वही आंसर सही है। देखो, फोर्थ में बिल्कुल कॉन्टिन्यूस दर्शाया जा रहा है, सेकंड में भी कॉन्टिन्यूस दर्शाया जा रहा है। पहले कम है, फिर एज के हिसाब से बढ़ रहा है कॉन्टिन्यूटी की तरफ। यहाँ थर्ड ऑप्शन में भी कॉन्टिन्यूटी की तरफ दर्शाया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें डिसकॉन्टिन्यूस दर्शाया गया है डेवलपमेंट को, कि पहले एज के हिसाब से, पहले जिसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूस माना है डेवलपमेंट को पियाजे ने, ध्यान रखना, बाकी सारी साइकोलॉजी कॉन्टिन्यूस मानती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है कि एज के हिसाब से बिल्कुल डिसकॉन्टिन्यूस होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कुछ कॉन्टिन्यूस नहीं होता। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, अ टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग अ स्क्वायर। मतलब एक बच्चे को स्क्वायर बनाना नहीं आता, तो उसने अनुमान लगाया कि वह डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। ठीक है, टीचर ने अनुमान लगा लिया कि इसे स्क्वायर बनाना नहीं आता तो डायमंड भी नहीं बना पाएगा। तो इसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है? तो अगर आपने डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा है, उसकी जो स्टेजेस हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, अगर आपने वो पढ़ी है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे कि एक बच्चा किसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो उससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको भी नहीं कर पाएगा। तो ये होता है, जो डेवलपमेंट है ना वो सीक्वेंस में चलता है और एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करते हैं। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल, ऐसा कुछ नहीं है, पीपल एक ही है, तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। निरंतरीय की भी कोई बात नहीं हो रही, और तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही है, डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, सीक्वेंस में चलता है और एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट? अब आपको पता है कि हेरिडिटी और जो एनवायरमेंट होता है वो किसी के भी डेवलपमेंट पे इक्वल रेशो में इफेक्ट करता है। कभी भी अगर आपको रेशो पूछा जाए ना, तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि 70-30 का रेशो है या 40-60 का रेशो है, हमेशा इक्वल रेशो में करेगा। और इसको कोई बता भी नहीं पाया आज तक कि कितने रेशो में करता है। तो बिल्कुल इक्वल प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का। तो यहाँ से हमें सही स्टेटमेंट छांटनी है। फर्स्ट है, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। देखो, फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता, फिक्स्ड वाले जो ऑप्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट नेगेटिव में जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड है द थ्योरीज। देखो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी आपको लैंग्वेज हार्ड लग सकती है, मतलब समझ नहीं आएगी। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं, ओनली नेचर पर आधारित नहीं होते, तो ये भी कट जाएगा। द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ
हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, ये बात सही है। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। नहीं, ये दोनों इक्वल विषयों में ही आधारित है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन राइट है। थोड़े से ध्यान से पढ़ने के क्वेश्चन है। वही मैं कह रही थी कि मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम था ये काफी। फोर्थ है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है। हिडन करिकुलम, अच्छा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल्स ऑफन हैव अ हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ। हिडन करिकुलम क्या होता है भाई? देखो, एक तो हमारा करिकुलम होता है जो हम सीखने जाते हैं स्कूल में। जैसे कि अगर हम थर्ड क्लास में हैं तो हमारा मोटिव होता है हम थर्ड क्लास की बुक पढ़ें, थर्ड क्लास को पास करें अच्छे से, जो भी उन्होंने दिया हुआ है मैथ साइंस ऐसे सब कुछ सीखे, है ना। ये होता है करिकुलम। हिडन करिकुलम कौन सा होता है कि हम जब स्कूल जाते हैं ना तो क्या यही चीज़ें सीखते हैं, इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स बनाते हैं, सोसाइटी क्रिएट हो जाती है हमारी, उनके साथ उठना बैठना बोलना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं, जो हम सीखने नहीं जाते लेकिन फिर भी अपने आप सीख जाते हैं, वो होता है हिडन करिकुलम, जो हमें सिखाई नहीं जाती, खुद ब खुद हम सीखते हैं। टीचर्स से भी हम सीखते हैं कई बारी, कुछ और मॉरल चीज़ें भी सीख जाते हैं, तो ये हिडन करिकुलम होता है। तो इसके बारे में बताना है क्या-क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है फोर्सिबल लर्निंग। देखो, फोर्सिबल लर्निंग इज़ वेरी नेगेटिव वर्ड, पहले काट दो। हिडन करिकुलम कोई फोर्सिबल थोड़ी है, ये तो आप अपने आप सीख रहे हो, तो फोर्सिबल नहीं होगा। द इनफॉर्मल क्यूज, हाँ, इनफॉर्मल वे में ही सीखते हैं अबाउट सोशल रोल्स प्रेजेंटेड इन स्कूल्स थ्रू इंटरेक्शन एंड मटेरियल्स, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थी का समझौतापूर्ण, नेगोशिएटिंग नहीं है, नेगोशिएटिंग भी एक नेगेटिव है, एलिमिनेट है, लिख लेना इसको भी, बहुत नेगेटिव टैग वर्ड है। टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड, नहीं, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही था। इनफॉर्मली वे में हम सीखते हैं, जो बिल्कुल सामग्री और हमारी सोसाइटी हमारे फ्रेंड्स के थ्रू टीचर्स के थ्रू, वही होता है हिडन करिकुलम। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। Which of the following implications cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development? Cannot पूछा है, नोट ध्यान रखना। Sensitivity to children's readiness to learn, ठीक है ये बात, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि नहीं बताना है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड भी कट जाएगा। डिस्कवरी लर्निंग के बारे में भी जिक्र किया है ब्याजे ने, तो ये भी कट जाएगा। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, नहीं। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, ऐसा नहीं कहा था, बिल्कुल भी नहीं। भाषा पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया। पहले जो देखो, पियाजे और वाइगोस्की में ये बात चलती रहती है कि जो पियाजे हैं वो कहते हैं पहले थॉट आते हैं, विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। भाषा पे इतना बल नहीं दिया था। उसके बाद जो वाइगोस्की होते हैं वो कहते हैं पहले भाषा आती है, उसके बाद थॉट आनी स्टार्ट होती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, ना ही इस पे बल दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग से आया है तो आपको कोहलबर्ग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कितनी स्टेजेस दी है, कितने लेवल दिए हैं? 6 स्टेजेस इन्होंने दी है, 3 लेवल दिए हैं, हर लेवल में 2-2 स्टेजेस, टोटल 6 स्टेजेस। ठीक है, तो हमें सही बताना है। वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, ठीक, विकास के चरणों का लक्षण है पूछा है। ठीक है, स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नोट जनरल पैटर्न, ऐसा कुछ तो नहीं था। यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स, यस ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यूनिवर्सल सीक्वेंस से ध्यान रखना, यूनिवर्सल जो सीक्वेंस है, ये वर्ड ही कोहलबर्ग ने दिया, इस वर्ड से इसका आंसर आ रहा है बिल्कुल। यूनिवर्सल सीक्वेंस सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, जैसे कि जो कोहलबर्ग है उसने अपने बिल्कुल छोटे बच्चे से लेके बिल्कुल एडोलसेंस पार कर चुके बच्चे तक अपनी जो लेवल है उनको डिस्क्राइब किया है। तो यूनिवर्सल सीक्वेंस का जो कंसेप्ट है वो दिया है कोहलबर्ग ने। थर्ड ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है। अगर आपको इस क्वेश्चन का नहीं पता था तो इसमें मार खा सकते थे, क्योंकि सभी ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर वे में दे रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल सीक्वेंस है इसी से इसको पकड़ना है कि कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, तो 6 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन वन अनदर्स एक्सपर्टीज वाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन क्लासरूम। वेरी पॉजिटिव वर्ड, रियल वर्ड से जोड़ के
टीचर और स्टूडेंट है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल उनकी जो क्लास है वो रचनात्मक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, ऐसे ही थॉट, ठीक है, रियल वर्ड से जोड़ के पढ़ाना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है ये। In the context of progressive education, the term equal educational opportunity implies that all students should, ठीक है, समान शैक्षिक अवसर, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र, धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करे। ठीक है, देखो सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें छांटना है बेस्ट ऑप्शन। समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। ठीक है, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। यस, बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन सबसे ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट लग रहा है वो यही है कि ऐसी शिक्षा पाएँ जो अनुकूल हो और भविष्य के कार्यों में उन्हें सहायता दे सके। इसका मतलब यही होता है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटीज़। ठीक है, जो सारे बच्चों के लिए समान हो और जो कोई भी छोटे लेवल से अगर कोई बच्चा उठ के आ रहा है तो उसे भी वो ही फ्यूचर मिले जो कोई एक बड़े घर का या बड़ी जाति का बच्चा डिजर्व करता है, वो ही उसको मिले। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। हेरिडिटी के बारे में जिक्र किया है पियाजे ने, बिल्कुल सही है। सोशल इंटरेक्शन, इगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में भी बताया। एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, ये तो कहा ही कहा है। तो सोशल इंटरेक्शन पे इतना जोर नहीं दिया पियाजे ने, क्योंकि सोशल और जो कल्चर है उसका वाइकोस्की ने फिर जिक्र किया अपनी थ्योरी में। तो सोशल पे बहुत कमतर आंका है कि बच्चे सोशल स्पीच भी करते हैं सोसाइटी को लेके, तो उन्होंने इस पे कोई बात नहीं की। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एन 11-year-old चाइल्ड स्कोर ऑन स्टैनफोर्ड बिना इंटेलिजेंस स्केल इज 130। ठीक है, बाय अज्यूमिंग mu is equals to 100, sigma is equals to 15 in a normal probability curve, calculate the percentage of 11-year-old children the child has scored better than। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, देखो ये कैसे कैलकुलेट करना है हमें। टोटल 130 है ना, तो 130 में से हमें म्यू ओवर सिग्मा करना होता है। म्यू कितना है 100 और सिग्मा कितना है 15, है ना। तो अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो 2 समथिंग बनेगा। तो 2 के अगर हम समथिंग आएंगे तो ये आ जाएगा 97 पॉइंट कुछ। तो 97 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका जो आंसर है वो बनेगा 98 अप्रॉक्सीमेट। तो 98% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैनफोर्ड बिने से ऐसा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिया गया क्योंकि ये बहुत हार्डेस्ट एग्जाम बनाया गया है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे सीटेट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि बताई थी, 8 टाइप की बुद्धि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कि हर बंदे के अंदर बुद्धि होती है और ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, ये भी बताया था। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। ठीक है, इंटेलिजेंस इज एन इंटरेक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंत्यक्रिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने बोला था कि ये इंडिपेंडेंट होती है, बुद्धि आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमिक है। हिरारिकल थ्योरी तो मैस्लो ने दी थी, तो यहाँ कोई नहीं बनता। थर्ड काट दो, सेकंड काट दो। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। इनोवेशन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, वन स्पेसिफिक नहीं मल्टी स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि अगर एक पार्ट में अगर डैमेज हो जाता है तो विशिष्ट योग्यता को प्रभावित नहीं, एक ही को प्रभावित करती है। मतलब जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो दौड़ना चाहता है, रेसर बनना चाहता है, लेकिन उसके पैर में किसी कारणवश चोट लग जाती है, तो जरूरी नहीं है कि वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, वो किसी और बुद्धि में इंटरेस्ट दिखा सकता है, वो म्यूजिशियन बन सकता है यार। तो यही हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि ये बुद्धि आपस में रिलेटेड नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन होमोजीनियस ग्रुप। नहीं, होमोजीनियस होते हैं समान लेवल के बच्चे और हिट्रोजीनियस होता है अलग अलग लेवल के बच्चे। तो दोनों ही लेवल के बच्चे होने चाहिए, होमोजीनियस नहीं, हिट्रोजीनियस यहाँ पे होना था। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट। फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग क्लास शुड बी होमोजीनियस, फिर होमोजीनियस आ गया। चिल्ड्रन आर इनटॉलरेंट एंड डू नॉट एक्सेप्ट डिफरेंसेस, बिल्कुल नहीं। टीचर्स में यूज मल्टी लेवल टीचिंग टू कैटर टू डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप्स, यस बिल्कुल मल्टी लेवल टीचिंग आ रही है, पॉजिटिव वर्ड है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू।
द फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन समटाइम्स बी समेटिव असेसमेंट एंड वाइस वर्सा। हाँ, ये ठीक है बिल्कुल। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बारे में आपको पता होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आकलन किया जाता है बच्चों का ड्यूरिंग किया जाता है, और समेटिव जो लास्ट में किया जाता है। तो कभी-कभी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो समेटिव बन जाता है, बिल्कुल सही है। द समेटिव असेसमेंट implies that assessment is a continuous and integral part of learning। निरंतर व अभी निरंतर नहीं है, बिल्कुल नहीं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू ग्रेड द अचीवमेंट। नहीं, ग्रेड करना वेरी नेगेटिव। द फॉर्मेटिव असेसमेंट समराइजेज। नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट काफी अच्छा होता है, और आपसे अगर बेस्ट असेसमेंट पूछा जाए तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होगा जो ड्यूरिंग किया जाता है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है कई बार समेटिव असेसमेंट बन जाता है। द टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू ड्रॉ अ कंसेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ टॉपिक। ठीक है। एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है। तो वे क्या कर रही है ये बताना है। जोगिंग द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है। हाँ, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, हाँ ये उसी टाइम कर रही है। मतलब मुझे तो सेकंड ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगर टेस्टिंग द एबिलिटी टू द स्टूडेंट टू समराइज तो नहीं करा रही, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। ट्राइंग टू डेवलप रब्रिक्स टू इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, शिक्षकों को भी नहीं कह रही, वो कह रही है टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अ कंसेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रीहेंशन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करिए, अच्छी बात करिए, वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन द डोमेन इवेलुएटिंग इन द ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी। ब्लूम का जो इंपॉर्टेंट है ये ब्लूम का, तो ये पढ़ के जाना। जो मूल्यांकन के क्षेत्र है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो क्रिएटिंग अ ग्राफ और चार्ट यूजिंग द डाटा। नहीं यार, जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंटी ऑफ एक समाधान की तार्किक। हाँ ये बिल्कुल सही है, एक ही समाधान की, क्योंकि मूल्यांकन के बारे में पूछा है, इवेल्युएशन के बारे में इन्होंने पूछा है। तो 15 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। Teachers must believe in which of the following values in the context of dealing with disadvantaged learners। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। देखो सेकंड तो यहाँ से दिख ही रहा है कि कटना चाहिए, कट गया। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न होना, मांग तो होती है कि अच्छा प्रदर्शन करें। विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु शोक्ड व क्रोध का प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए शटरिंग की समस्या से निपटा जा सकता है। मतलब स्टटरिंग जो हकलाते हैं बच्चे, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। प्रोलॉन्ग्ड स्पीच होती है कोई भी चित्र वगैरह, मानचित्र वगैरह दिखा के बच्चों से बातें करना, काफ़ी देर तक उनको बोलना, तो ये हकलाने में काफ़ी हेल्प करती है प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेगमेटिक स्पीच होती है जो ग्रामर से लेके रिलेटेड, मतलब सीक्वेंस में जो बोलना सिखाती है, वर्ब की जगह वर्ब, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। ठीक है। Next है in the context of learning disabled children, providing immediate connections, stressing collaboration, and leveraging non-learning technologies such as instant messaging, intelligent search, and content management are associated with which of the following designs। इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो सिंपल सी बात है कि ये है एम्बेडेड लर्निंग। एम्बेडेड लर्निंग सही हो जाएगी, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। गैर अधिगमनात्मक तकनीकी, तत्काल सूचनात्मकता। नेक्स्ट है एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज दैट वेयर। इंक्लूसिव समावेशी कक्षा जहाँ सारे टाइप के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा असेसमेंट आर रिपीटेड। नहीं। टीचर्स टीच फ्रॉम ओनली, ओनली आ गया नेगेटिव वर्ड। देयर इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग एज मैनी एज प्रॉब्लम्स। नहीं। टीचर्स क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी लर्नर। हाँ बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ से। तो उसके बाद नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट असाइनमेंट फॉर अ गिफ्टेड स्टूडेंट। गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में बताना है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए असाइनमेंट कौन सी अच्छी रहती है। मैनी मोर एक्सरसाइज ऑफ द सेम टाइप इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। देखो कंपैरिजन तो कभी करनी नहीं होती, वेरी नेगेटिव पॉइंट है, चाहे कोई बच्चा हो काट दो। आस्किंग हर टू ट्यूटर द पियर्स टू चैनलाइज द एनर्जी एंड कीप हर बिजी। ये क्या बात हुई। क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू साइंस बुक बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स। ठीक है बात। लेटिंग हर फिनिश द टेक्स्ट बुक। देखो टेक्स्ट बुक यहाँ से अगर हम बेस्ट ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन ही सही है, क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू साइंस बुक बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक
स्तर से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। ठीक है, तो किस कारण छोड़ देते हैं? विद्यालय में शाम पट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, नहीं, अगर फुल हो तो भी छोड़ देते हैं बच्चे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना, नहीं, उन्हें भी ऐसी कुछ नहीं दे सकते, कमाई देना। बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, फिर भी वो छोड़ देते हैं, तो ये भी नहीं मान सकते हम। नेक्स्ट है, देयर इज नो अल्टरनेटिव करिकुलम फॉर चिल्ड्रन हु रिजेक्ट द कंपल्सरी करिकुलम ऑफर्ड। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का नहीं होना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे कोई बच्चा है, एडमिशन लिया है, मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल भी समझ नहीं आता, दिमाग खराब करता है उसका मैथ्स, तो छोड़ देता है स्कूल। तो कोई अल्टरनेट नहीं है, अगर वो स्कूल में एडमिशन लिया है, मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा 10th से पहले। तो ये वजह हो सकती है। यहाँ से जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन बन रहा है, तो 21st का फोर्थ सही हो जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर, क्या होती है? ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड कल्चर हैज नो रोल इन डिटरमाइनिंग देम। बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट को तो काट ही दो। सिनोनिमस विद डिसलेक्सिया, सिर्फ पठन क्षमता होती है कोई उनमें, नहीं। ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और अबव एवरेज IQ, अगर बच्चों का ठीक है। नॉट इम्यूटेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड नेचर ऑफ इंटरवेंशन, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है, क्योंकि हो सकता है कि कोई और चीज़ में हो उनकी, तो लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है उनमें भी, तो थर्ड ऑप्शन सही है बिल्कुल। कोई एक सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई दूसरे में नहीं होता, ये वही है, तो 22 का थर्ड हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल्स वेयर फ्लेक्सिबल करिकुलम इज इन प्लेस। क्या पूछा? समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है ये, ठीक है ऑप्शन। होमोजीनियस ग्रुप्स नहीं, हिट्रोजीनियस ग्रुप होने चाहिए। होमोजीनियस होता है सेम लेवल के बच्चे, और हिट्रोजीनियस अलग अलग लेवल्स के जो बच्चे होते हैं। द इम्फेसिस इज ओनली, ओनली आ गया नेगेटिव। टीचर सेंट्रिक नहीं, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर सही रहता है, तो फ्लेक्सिबल करिकुलम वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा 23rd का फर्स्ट ऑप्शन। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप्स एंड इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशंस, संज्ञानात्मक परिसूक्ष्मता तथा शैक्षिक संवाद है। कंसीव लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, हाँ ठीक है बात। आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, नहीं, डिडक्टिव रीजनिंग होनी चाहिए। इम्फेसाइज ऑन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्सचुअल मटेरियल, नहीं, पाठ्य सामग्री पे नहीं। हाईलाइट द नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू अचीव एफिशिएंसी, व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही लग रहा है कि अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, बिल्कुल। संज्ञानात्मक जो चीजें होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सही है? उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो काट दो। उसे बार बार की जाने वाली सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए, ये क्या बात हुई? उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हो, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम जो बच्चे खुद सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चे को शुद्ध करती है, तो उसे इसका संशोधन नहीं करना चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है कि उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको देना चाहिए जो रेयर होती है, जो बहुत सारे बच्चे हैं, जो सारे ही बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, क्या नहीं है ये बताना है इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, हाँ है। मैनेजमेंट ऑफ इमोशन है। भावनाओं की आलोचना, क्रिटिसिज्म नहीं। अमिकेबल रिलेशंस विद क्लास फेलोज, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, यस इमोशनल है, तो क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशन सही हो जाएगा। आलोचना क्या होती है भाई? वाइल अपियरिंग इन एन असेसमेंट, देविका फाइंड्स हर अराउजल एज energizing where Rajesh find his arousal as discouraging, ठीक है। The emotional experience are most likely to differ with respect to, जो देविका है वो ऊर्जापूर्ण व्यवहार कर रही है, और जो राजेश है वो बिल्कुल अनुत्साही है, तो ये क्या चीज़ है ये बताना है। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, नहीं। भावनाओं की पराकाष्ठा है, नहीं। द लेवल ऑफ एडेप्टेशन है, विचारों का घनत्व है। देखो, टाइम और घनत्व विचारों का नहीं हो सकता। इमोशंस और लेवल में आप फर्क सकते हो कि एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन है या लेवल ऑफ एडेप्टेशन है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एडेप्टेशन, लेवल ऑफ एडेप्टेशन। कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हो सकता है वो कुछ और काम कर रही हो, और फिर वो और काम करते टाइम वो थोड़ा मतलब ऊर्जापूर्ण महसूस कर रही हो, और
जो राजेश है वो हो सकता है उस काम को करने के लिए ऊर्जापूर्ण ना हो, तो ये अडेप्टेशन की बात होती है। किसी-किसी को मैथ्स बोरिंग लगता है बट हिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, तो ये वही चीज़ें हैं। तो लेवल ऑफ एडेप्टेशन सही हो जाएगा, इसमें कोई पराकाष्ठा नहीं है, एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन नहीं है यहाँ पे, तो लेवल ऑफ एडेप्टेशन सही हो जाएगा 27th का। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील स्कीम प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन-सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? मिड डे मील जो शुरू किया है सरकार ने, तो ये क्या देता है बल? देखो, ये ह्यूमनिस्टिक है, मानवीय चीज़ है, बिहेवियरिस्टिक या सोशो कल्चर या कॉग्निटिव ऐसा कुछ नहीं है, ये ह्यूमनिस्टिक है। बच्चों के लिए मिड डे मील स्टार्ट करना, इसमें क्या व्यवहारवादी होगा या फिर क्या सांस्कृतिक होगा? मानवीय चीज़ है ये, ह्यूमनिस्टिक। उसके बाद है 29th, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो व्यवहारवादिक है। देखो, ये वैसे तो यहाँ से देखने से पड़ रहा है कि जो ये इकोलॉजिकल थ्योरी है जो दी थी, उससे लिया गया है कि जो परिवार है सबसे पहले वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले बच्चे का जो फर्स्ट होता है वो परिवार में ही होता है, तो इकोलॉजिकल यहाँ से सही हो जाएगा। व्यवहारवादी या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है। अगर स्कूल और समाज की बात हो रही तो यहाँ पे सोशल आंसर आ जाता, लेकिन अभी परिवार की बात हो रही है तो इकोलॉजी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए लेवल 2 के पेपर 2 के 2014 के। अगर आपको समझ आए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। और 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें 2014 के जो सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे वो सॉल्व करेंगे, ये फरवरी वाले एग्ज़ाम थे।